और हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाती है। तो शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स लाइव की और हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़े हुए हैं। रुख पहले राजधानी दिल्ली का कर लेते हैं और अजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें आज आपके पास दिल्ली से लेकर। तो जो देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लग रहा है कोरोना के जो केस है घटते नजर आ रहे हैं। इस तरफ अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर 10,000 के आसपास केस आ गए। लेकिन वही अगर वीकेंड कर्फ्यू की बात करें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के पास फाइल भेजी थी, लेकिन उस फाइल को अभी वीकेंड को रोक दिया गया है। तो कहीं ना देखिए अभी जिस तरह की स्थिति देश के अंदर जो कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं, 3 लाख से अधिक केस सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए असर दिल्ली में कमजोर हुए हैं। लेकिन राहत की भी बात है। तो देखिए स्कूल की भी अगर बात करें तो स्कूल की खोलने की भी बात कही है, लेकिन फरवरी तक स्कूलों की जो सूची है हो सकता है कि स्कूल खोल दिया जाए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं। तो एक तरफ दिल्ली के जो छात्र है बच्चे हैं वो भी इस चिंतक में कि कब हमारे स्कूल खुलेंगे और कब स्कूल जाएंगे और परीक्षाएं देंगे। तो देखिए अगर वही दूसरी अगर बड़ी बात खबर करें, दिल्ली के अंदर कोर कमेटी की बैठक चल रही है यूपी चुनाव को लेकर के, जिसमें कि आज फिर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो देखिए यूपी के अंदर सिर्फ लगातार इसी तरीके को लेकर रणनीति बनाई गई कि यूपी चुनाव को किस तरह से अपने काबू में किया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजय। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके पास हैं। पूजा, आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस को लेकर तमाम तरह के जो लोग हैं वो आपस में अपना बधाई देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो संवेदनाएं हैं, अपनी जो आधार है, अपना जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर दिए हैं और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं देश का नहीं बल्कि दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश बताया है। उसको लेकर तमाम तरह के, लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके जो पहले चरण के जो चुनाव होंगे उनमें आज कल तक नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। आज से वो जो नामांकन है उन नामांकनों की जांच होगी, आज पूरे जांच की प्रक्रिया होगी। तो तकरीबन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है जिसमें पहले चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं गहमा गहमी रहेगी। जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं उनके प्रपत्रों की जांच करेंगे। जांच करने के बाद उसके बाद आज पूरी तरह से जो गहमा गहमी है वो जिला मुख्यालयों पे रहने की संभावना है, क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी एक ही जगह पर इकट्ठे दिखेंगे या उनके प्रतिनिधि एक ही जगह पर इकट्ठा दिखेंगे। तो इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एलआईयू की पूरी रिपोर्ट थी, पूरा पुलिस ने उनके साथ बैठक की है, तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो बनाई हैं। उसके अलावा ठंड को लेकर बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, तो उसको लेकर भी चीज़ें की जा रही हैं। सरकार किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सके और नई गाइडलाइन एक जारी करने की तैयारी कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि जो कंपनियां जिस तरीके से कोरोना के दौरान में जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में किस तरीके से काम किया, स्कूलों को पूरी तरीके से पहले ही 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया और चुनाव के मोड में है, तो चुनाव के मोड में किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जाए, निर्वाचन आयोग भी इस पर नज़र रखने की दिशा में है। और उसके अलावा तमाम जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं डोर टू डोर जाकर अपना चीज़ों को करेंगे। जिस तरीके से हमारे दिल्ली के सहयोगी ने बताया कि आज दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अलावा जो प्रभारी हैं, प्रभारी के अलावा जो उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े भाजपा के नेता हैं वो सारे आज दिल्ली में हैं। लेकिन उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंतिम चरण की जो बैठकें हैं, अंतिम चरण के जो नामांकन है, जो नाम हैं, उन नामों की सूची जारी करने की दिशा में तो बस केवल पॉलिटिकल जो गहमा गहमी है वही दिखने की पूरी तरह से संभावना है। बाकी सब चीज़ें सामान्य रहने की संभावना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की पहली गाइडलाइन है और गाइडलाइन के तहत तमाम प्रत्याशियों को संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजकुमार। चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर लगातार जुड़ी हुई हैं। ईशा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें आपके पास पंजाब से रिलेटेड। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंजाब में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में एक बार फिर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने यहाँ पर हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अपना बयान जारी किया गया है, जिसमें उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं इमरान खान, उनकी तरफ से 2017 में
कैप्टन अमरिंदर सिंह को बकायदा मैसेज भेजा गया था और जिसमें ये अपील की गई थी और ये दरख्वास्त की गई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह से और पाकिस्तान के कई बड़े जो इमरान खान के करीबी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में दर्जा दिया जाए, उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी। ऐसे में कैप्टन ने दावा किया है कि उनकी तरफ से ये मैसेज सोनिया गांधी को भी भेजे गए थे और प्रियंका गांधी को भी, और प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बेवकूफ इंसान है, तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे, कैबिनेट का हिस्सा जरूर बनाए, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई बदतमीजी की जाती है तो कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, वो इसलिए भी क्योंकि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो इमरान खान को अपना भाई बताते हैं। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू भी 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कांग्रेस भवन में। उनकी तरफ से कोई खुलासा, बड़ा खुलासा यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि उनकी तरफ से ये बताया नहीं गया है कि खुलासा वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं उसको लेकर वो कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं बल्कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि सबसे बड़े रेत माफिया अगर कोई है वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद है, और कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें संलिप्त हैं। जिस तरीके से जो इलीगल माइनिंग पंजाब में हो रही है और इसका जो पूरा ब्यौरा है उनकी तरफ से सोनिया गांधी को भी दिया गया था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब के और वो अपने कैप्टन का कहना है कि वो अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर और नेताओं पर कोई शिकंजा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होती। लेकिन अब देखिए जो कांग्रेस हाईकमान है वो भी इस वक्त सवालों के कटघरे में आ गया है, क्योंकि ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है और चरणजीत सिंह चन्नी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके भांजे के घर से 10 करोड़ से ज्यादा नकदी मिली है, 12 लाख की घड़ी और 21 लाख के करीब सोना बरामद हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे अवैध खनन को लेकर जिक्र है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो डैमेज होती नजर आ रही है। चुनाव से पहले 1 महीने का वक्त यहाँ पर रह चुका है, जो नामांकन प्रक्रिया है कल से शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में 10 तारीख को नतीजे जरूर आने वाले हैं, 10 मार्च को। तो ऐसे में जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं डैमेज होती हुई नजर आ रही है, भले ही 111 दिन के कार्यकाल का लेखा जोखा चरणजीत सिंह चन्नी दे रहे हैं और उनका कहना है कि 111 दिन में उन्होंने वो कर दिखाया जो पंजाब के मुख्यमंत्री अभी तक नहीं कर पाए कोई भी। तो ऐसे में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से वो मैदान में उतर आए हैं, तो ऐसे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस को हराने के लिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ इस दौरान एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो लगाई जा रही थी, लेकिन बावजूद उसके अटकलों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। लेकिन बावजूद अभी अगर बात करें चुनावी मैदान में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में उतरेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी शिरोमणि अकाली दल और इनकी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी एक साथ उतरेगी, तो क्या सुगबुगाहट राज्य में क्या देखने को मिल रही है तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनकी ओर से? बिल्कुल, देखिए इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं पंजाब में, अभी भी ये तय कर पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सरकार किसकी बनेगी। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जो किसान भी चुनाव मैदान में है इस बार, और जिस तरीके से तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, पंजाब लोक कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 उम्मीदवारों की सूची कल जारी भी कर दी है। पटियाला शहरी जो कि उनका गढ़ है, वहां से वो खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस है उनके पास कोई ऐसा बड़ा उम्मीदवार नहीं है, ताकतवर उम्मीदवार, कि वो पटियाला शहरी से चुनौती दे सके कैप्टन अमरिंदर सिंह को। तो ऐसे में वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पटियाला ग्रामीण की, वहां से ब्रह्म मोहिंद्रा जो एक समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी होते थे, लेकिन उनकी तरफ से मोर्चा खोल दिया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो ऐसे में वो पाला उनकी तरफ से बदला गया था, ब्रह्म मोहिंद्रा की तरफ से सीनियर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, उनके बेटे मोहित मोहिंद्रा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उनको वहीं पर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस को यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से टक्कर दी जा रही है।
जो पटियाला के मेयर हैं संजीव बिट्टू, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बिल्कुल। ढाका की अगर बात करें, वहां से कांग्रेस जो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनके जो ओएसटी थे कैप्टन संदीप संधू, वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पुराने ओएसटी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ऐसे में देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे रखकर ये चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि पंजाब की राजनीति की अगर बात की जाए, 23 से ज्यादा सीटों पर कभी जो बीजेपी है वो चुनाव नहीं लड़ी है पंजाब में। पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहारे जो बीजेपी है वो आज जो 65 सीटें हैं, बिल्कुल उसमें ईशा, चुनाव देखिए लड़ने जा कहीं रही ना है। कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव दिलचस्प तो बना हुआ ही है, लेकिन ऐसे में पंजाब का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कयास तमाम लगाए जा रहे हैं, अटकलें तमाम लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता का मूड क्या कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में, और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित पचौरी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, विवेक रंजन बिहार से जुड़े हुए हैं। रुक करना चाहेंगे बिहार का, और विवेक आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें बिहार की आपके पास? बिल्कुल पूजा, आज बिहार की बात कर ली जाए तो वार्ड सचिव के द्वारा आज फिर बीजेपी कार्यालय को धरना की जाएगी। वार्ड सचिव के द्वारा पिछले बार जब देखा गया था कि वार्ड सचिव के द्वारा जब बीजेपी कार्यालय को घेरा गया था, उस समय रण क्षेत्र में बीजेपी का जो कार्यालय तब्दील हो गया था। प्रशासन, पुलिस प्रशासन अभी से तैनाती कर दी गई है। पूरे बिरचंद पटेल का इलाका, पूरे बिरचंद पटेल इलाका में पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है कि पिछली बार जिस तरीके से जो आंसू गैस और पुलिसों के ऊपर भी पथराव जो किया गया था वो देखने को नौबत न मिले, इसको लेकर भी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन भी तैनात है। अगर दूसरी खबर की बात कर ली जाए, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, ऐसे में लेकर बिहार में जो जहरीली शराब से लगातार मौत के आंकड़ा जो देखने को मिल रहा है, उसे में लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और पूर्व सांसद पप्पू यादव आज गर्दनी बाग में जाकर धरना देंगे। और उनके जितने भी जिला है, सारे जिला में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि सारे जिला के भी जिला अध्यक्ष वहां पे अपने धरना दें। और जो बिहार सरकार लाख दावे करती है बिहार में शराबबंदी है, ये शराबबंदी कितने सफल और कितने असफल है उसके बारे में संक्षिप्त विवरण दे। अगर तीसरी खबर की बात कर ली जाए तो गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। गणतंत्र दिवस को लेकर जगह जगह सघन जांच अभियान चलाई जा रही है। जिस तरीके से देखा आपने कि औरंगाबाद में 2 ट्रक में शराब बरामद हुई, 2 ट्रक में पूरी तरीके से शराब बरामद हुआ, जो 80 लाख के करीब का शराब था उसमें बरामद हुआ। ऐसे में लेकर पुलिस प्रशासन किसी भी कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में भी केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट है, बिहार में भी सरकार अपनी पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं अगर कोरोना की बात कर ली जाए तो कोरोना के भी बिहार में जो आंकड़ा है कुछ धीमी देखने को मिला है। लेकिन अभी भी जो आगे त्योहार है सरस्वती पूजा को लेकर भी पुलिस सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दी गई है कि इस बार सरस्वती पूजा धूमधाम से नहीं मनाई जाएगी और अपने घर पे ही रह के लोग पूजा पाठ करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। अंकित पचौरी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की आपके पास हैं आज? पूजा, मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,550 नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। साथ ही राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें तो लगातार यहाँ कोरोना का विस्फोट जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रशासन की एक तरफ सख्ती भी है, मास्क लगाएं अभियान, रोको टोको अभियान और सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम जो शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो चेतावनी जारी की जा रही है उनका भी पालन यहाँ पर करने की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उससे एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की और सरकार की चिंता यहाँ पर बढ़ी हुई है। दूसरी बात करें, मध्य प्रदेश में कोरोना का एक नया अपडेट यहाँ पर सामने आया है। इंदौर में कोरोना का एक नया सब वेरिएंट यहाँ पर सामने आया है, BA.2.0। तो ये जो नया वेरिएंट है ये काफी तेजी से फैलने का यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन जो मिला है, सब वेरिएंट मिला है BA.2.0, ये काफी तेजी से फैलता है। साथ ही 16 यहाँ पर पूजा इसके जो है संक्रमित पाए गए हैं इंदौर में, जिसमें से 6 खासकर बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं एक और अब नई चिंता बढ़ गई है कि सब वेरिएंट सामने आ गया है जो
काफी तेजी से यहाँ पर फैल सकता है। तीसरी खबर की हम बात करें पूजा, तो मध्य प्रदेश में लगातार जो गौवंश की रक्षा के लिए, उसको न्याय के लिए उसकी जो लगातार यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उसको लेकर के जो लुच्ची बाबा हैं वो पिछले 72 घंटे से अपने आवास पे ही अनशन पर बैठे हुए हैं। शनिवार के दिन वो अपने आवास से सीएम हाउस के लिए भी रवाना हो गए थे, हालांकि पुलिस ने उनको बीच में ही रोककर उनके आवास पर वापस यहाँ पर छोड़ दिया था। लेकिन अब जो मिर्ची बाबा है, कांग्रेस की सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी रहा है, अब वो अनशन पर बैठे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि कब तक उनका अनशन ये जारी रहता है और सरकार किसी तरीके की बातचीत उनसे करती है। पूजा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकित। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड की क्या कुछ महत्वपूर्ण और आज की बड़ी खबरें आपके पास हैं? पूजा, उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रदेश में चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो गतिविधियां हैं तेज हो गई हैं। आज अगर भाजपा की तरफ से बात कर लें तो नामांकन की जो प्रक्रिया है, भाजपा की तरफ से 2 विधानसभा सीटों पे नामांकन हुआ है। पहले तो रायपुर विधानसभा सीट से उमेश शर्मा काऊ ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। दूसरी तरफ जिस तरह से कैंट विधानसभा से जो है सविता कपूर जो है भाजपा की जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना जो नामांकन पत्र है आज दाखिल किया है। और ऐसे में जिस तरीके से जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक है चुनाव प्रचार को जो गति देने का काम है इन प्रत्याशियों की तरफ से किया जा रहा है। खासतौर पे अगर हम देखें कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो अभी भी भाजपा के अंदर 11 विधानसभा सीटों पे अभी प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। डोईवाला विधानसभा, कोटद्वार और टिहरी समेत 11 विधानसभा हैं जहां पे अभी भी भाजपा को अपने प्रत्याशियों का चयन करना है। खासतौर पे ये जरूरी भी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंतिम जो फैसला है अभी होना बाकी है, आज इस पे डिस्कस होना है। अंतिम जो मुहर है वो लगनी है, क्योंकि डोईवाला विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ने की मंशा जताई है। इसके बाद से अगर हम बात कर लें जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जो कांग्रेस में शामिल हुए, कोटद्वार से वो चुनाव लड़े थे। ऐसे में अभी उन सीटों पर कौन ऐसे हो सकते हैं भाजपा का, इस बात को लेके जो मंथन है, डिस्कस है, वो जारी है। और कहीं ना कहीं आज संभवतः शाम जो है फैसला की उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कांग्रेस की तरफ से भी अभी 53 सीटों पे ही प्रत्याशियों की चयन हुई थी और बाकी 17 सीटों पे अभी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। संभवतः आज शाम वो भी इस पे फैसला आ सकता है, क्योंकि हरीश रावत समेत कई ऐसे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, रणजीत रावत हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी अभी भी टिकट बंटवारे को लेकर संशय बना हुआ है। हरीश रावत का लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कभी ये जो सूत्रों के हवाले से जो सूचनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि रामनगर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, कभी की अन्य विधानसभा सीटों की चर्चाएं आ रही हैं। तो अभी भी कांग्रेस के अंदर मंथन का दौर जारी है। इन प्रत्याशियों को कहां से चुनाव लड़ाना है इस पे डिस्कस है और सबकी निगाहें भी कहीं ना कहीं इस पे टिकी हुई है, क्योंकि ये ऐसे हॉट कई ऐसे सीट हैं जहां पे प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि अभी जो दिग्गज हैं, चाहे वो भाजपा के अंदर हो कांग्रेस के अंदर हो, अभी कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर से पर्दा नहीं हटा है। उनके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने को लेके जो मंशा है क्या है और कहीं ना कहीं उस पर क्या कुछ फैसला होगा, ये देखने वाली बातें हैं और आज संभवतः शाम तक इस पे फैसला हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरह से कोविड को देखते हुए जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आज से जो है कक्षा 1 से और 12 तक की सभी स्कूलों को बंद करने के जो निर्देश हैं वो जारी हैं और आज सभी जो स्कूलें हैं प्रदेश की वो बंद हैं। लगातार कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए निर्देश जारी किए गए थे। आंगनबाड़ी जो कहीं ना कहीं कक्षाएं हैं उन्हें भी बंद किया गया है और ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश की तरफ से लगातार जो है गाइडलाइंस जो जारी की गए हैं चुनाव के मद्देनज़र भी उसको भी पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जो प्रचार प्रसार है वो 5 से 10 लोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको कड़ाई से सख्ती से पालन कराने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। वो कहीं ना कहीं अब प्रशासन की टीमों की तरफ से देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी जारी की थी, पिछले 48 घंटे में हमने देखा उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में जो बारिश का सिलसिला था वो जारी था। पहाड़ी इलाकों में हमने देखा बर्फबारी भी 2000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में, यहाँ तक कि मसूरी में बर्फबारी हुई है। पर्यटक लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी भी
24 तारीख यानी कि आज और कल 25 तारीख को भी मौसम अभी बहरहाल खराब होने की संभावना है। बारिश जो है रुक रुक के देहरादून में सुबह से हो रही है और पहाड़ी इलाकों में अभी भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। बर्फबारी जो है ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि 3500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में अभी भी बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है। खासतौर पे हम देखें चमोली, रुद्रप्रयाग, ये ऐसा इलाका है। कुमाऊं की अगर बात कर लें, पिथौरागढ़ की बात कर लें, नैनीताल की बात करें, ये ऊंचाई वाले इलाके हैं। इन इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ठिठुरन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इलाकों में अब देखा जा रहा है। कल और परसों के लिए भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और उसका असर अभी से देखा जा रहा है कि किस तरीके से आज देहरादून में पूरे प्रदेश भर में ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में आज का जो दिन है वो सबसे सर्द भरा दिन माना जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो बताया है कि 3 से 7 डिग्री जो तापमान में कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो आंकी जा रही है कल से और आज तक। और ऐसे में मौसम विभाग ने अभी भी सचेत रहने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, जिस तरह आपने जिक्र किया कि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से एक और विकल्प इस बार उम्मीदवारों के सामने रखा गया है कि ऑनलाइन माध्यम से भी, बिना जो चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि बिना निर्वाचन आयोग पहुंचे हुए ही अपना नामांकन प्रक्रिया जो है वो दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो क्या इस प्रकार का कोई दृश्य देखने को मिल रहा है कि कोई प्रत्याशी ऑनलाइन माध्यम से अपना जो नामांकन है, फॉर्म है, वो भर रहा हो? देखिए, आज से नामांकन की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने जो नामांकन किया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो नई गाइडलाइंस जो है वो चुनाव आयोग ने जारी किया था कि ऑनलाइन के माध्यम से जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में अभी तक जितने भी नामांकन हुए हैं आज, वो कहीं ना कहीं कोर्ट के जरिए हुए हैं। और ऐसे में अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया की बात की जाती है, कोविड प्रोटोकॉल में हमने देखा है कि तमाम जो काम है वो ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से हुए हैं। ऐसे में अभी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे उम्मीद है। और अभी भी जिस तरीके से अभी तक 2 नामांकन केवल हुए हैं, केवल रायपुर और कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो हमने देखा है कि भाजपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।